तो सॉलिड स्टेट चैप्टर से पार्ट 3 है, यानी इसके पीछे 20 क्वेश्चन का सेट बना चुके हैं, जो सबके सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, बोर्ड एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम 18 में पूछा हुआ है। जिस साल थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी डाला गया था, नीट यानी ऑल इंडिया, उस समय 15 में इसका नाम था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, 15 में पूछा हुआ है, 8 में पूछा हुआ है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत क्या है। तो सीधा सीधी किसी भी यूनिट सेल का परसेंटेज पैकिंग पार ले और उसमें से 100 से माइनस कर लेंगे उस परसेंटेज पैकिंग को, तो जो बचा वहीं हमारा फ्री स्पेस हो जाएगा, परसेंटेज फ्री स्पेस कहलाएगा। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर दैट मीन्स एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस, बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्लास में भी सब बना हुआ है, इनटू 100। अब बीसीसी यूनिट सेल है, तो बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स यानी जेड का वैल्यू, तो बीसीसी के लिए जेड का 8 इंटू 1/8 + 1, बॉडी के जो सेंटर में होता है वो किसी भी दूसरे से शेयर नहीं होता है, तो जेड हो गया 2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। बीसीसी के लिए आर का फॉर्मूला होता है √3/4a। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू √3/4a³। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3√3 इंटू a³ बाई 4 इंटू 4 इंटू 4। कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 3.14 इंटू √3 इंटू a³ बाई 16। 2 एटम्स के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 एटम है तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर का ही हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर के लिए इंटू 2। यह हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू a³ भुजा क्यूब एज लेंथ क्यूब। तो अब परसेंटेज ऑफ पैकिंग, तो हमारा हो गया 3.14 इंटू √3 इंटू a³ बाई 8/a³ इंटू 100। अभी a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने पर नियर अबाउट आएगा 67.98%, दैट मीन्स 68%। तो 68% पैकिंग का परसेंटेज है। हमको चाहिए फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस के लिए
परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, तो 100 माइनस 68 यानी 32% आंसर। तो 32% आंसर, दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो आंसर हो गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियस रेशियो आर कटाइन बाई आर एन एन फॉर सीजियम क्लोराइड इज इक्वल टू 0.93। तो बैच में एक चार्ट भी बताए हुए थे, द प्रोबेबल स्ट्रक्चर। तो रेडियस रेशियो से हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। एक चार्ट फिर से हम बना दे रहे हैं। रेडियस रेशियो हो गया, इसके बेस पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर का भी डिटर्मिनेशन करते हैं। रेडियस रेशियो केवल पता रहे तो, और कोऑर्डिनेशन नंबर से शेप डिटरमाइन भी हो जाता है। हो सके तो सभी का एक एक एग्जाम्पल याद कर लेने से ठीक रहेगा। तो 0.155 केवल शुरू का भी, जैसे 0.12 इतना भी याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देख के मिल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, और 3 के लिए शेप क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर। इसका एग्जाम्पल है बोरॉन ट्राईऑक्साइड। अब 0.225 2.414 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, और 4 है तो शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड 0.4142.732, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल इसका होगा सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट। और 0.732 से 1 रेडियस रेशियो रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक शेप रिप्रेजेंट करता है। जिसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। तो कम से कम इस 3 को श्योर याद रखना है, एग्जाम में ज़्यादातर यही डालता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीजियम क्लोराइड के रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.93 है। तो 0.93, तो 0.73221 इसी के बीच में आएगा 0.93। तो 0.93 दैट मीन्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8, और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वह किस टाइप का शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी यानी BCC। उम्मीद तो समझ में श्योर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो क्लासरूम में फिर से उसको क्लियर कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। पीछे के भी वीडियो में सॉलिड स्टेट वाले में ही हेक्सागोनल को हम काफ़ी डिटेल किए हुए हैं। इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो कोई एक सर्टेन स्फीयर डायरेक्टली जितना भी स्फीयर से सराउंडेड होता है या टच करता है वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ स्फीयर डायरेक्टली सराउंडिंग अ सिंगल स्फीयर in crystal is called coordination number। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड,
तो एक बार फिर से मेमोराइज कर दे रहे हैं हम इस साइड में। सिंपल, ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम क्वेश्चन बाद में बनाएंगे। सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमेशा याद रखना है, बीसीसी के लिए 8, और बाकी एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए 12। अब हमारा क्वेश्चन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो आंसर मिल चुका है 12, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ये। अभी होता कैसे है, तो हम हेक्सागोनल क्लोज पैक पीछे भी बना के समझाए हुए हैं पीछे के वीडियो में। हेक्सागोनल में ये भी टाइप से अरेंजमेंट होता है स्फीयर का। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, थोड़ा स्पेस कम है, इसी में समझना है। जैसे सेंटर में एक स्फीयर हो गया, एक स्फीयर, 2 स्फीयर, 3, ठीक। अब ठीक इस स्फीयर से सेम डिस्टेंस पर 3 और स्फीयर प्रेजेंट होता है। तो यह सपोज दैट ए पैटर्न है, तो ये बी हो गया, फिर ये ए हो गया। फिर अब अपर लेयर पर यदि हम एक और हेक्सागोनल को रिप्रेजेंट करें, फिर यहाँ सेंटर में 3 स्फीयर प्रेजेंट है। अब देखो, जैसे सपोज दैट हम इस मिडिल सेंटर का कोऑर्डिनेशन है, तो यह खुद के 6 जो हेक्सागोन में स्फीयर प्रेजेंट है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, और नीचे के 3 स्फीयर्स 7, 8, 9, ऊपर के 3 स्फीयर्स 10, 11, 12, यानी टोटल नंबर ऑफ स्फीयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोई भी सर्टेन स्फीयर वह टोटल कितना स्फीयर से सराउंडेड हो रहा है, 12 स्फीयर्स। इसको हम लोग एक डिजाइन बना के चेक कर लेते हैं। जैसे देखो, जैसे ये हमारा सपोज दैट हम इसको सेंटर पार्ट, सेंटर स्फीयर मान लेते हैं, जो ये हमारा स्फीयर था इस सेंटर में हो गया। अब हेक्सागोन जब स्ट्रक्चर बनेगा तो ये डायरेक्टली 6 स्फीयर से डायरेक्टली टच कर रहा है, यानी यह स्फीयर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ट्रायंगल 3 ऊपर के तरफ है, देखो आराम से इसमें दिखाई दे रहा होगा। 3 स्फीयर इसको डायरेक्टली टच कर रहा है, 3 स्फीयर डायरेक्टली, यानी टोटल 9 स्फीयर दिखाई दे रहा है जो सर्टेन स्फीयर को टच कर रहा है। क्लियर। अब फिर 3 स्फीयर जो अपर लेयर पर है, टच किया, टच किया, टच किया, तो टोटल जो ग्रीन कलर का हम स्फीयर सेलेक्ट किए हुए थे यह टोटल, तो 6 येलो कलर वाला से डायरेक्टली टच, 3 रेड, 3 ब्लैक, यानी टोटल यह 12 स्फीयर से डायरेक्टली अटैच्ड है। इसी तरह का हेक्सागोन स्ट्रक्चर में रिपीटिंग पैटर्न ये भी अपना आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यह हो गया हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में किसी सर्टेन स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सब के सब काफ़ी इम्पोर्टेंट। अभी जो क्वेश्चन हम डील किए वो भी बोर्ड एग्जाम 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 24 भी बोर्ड एग्जाम 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रेस्पेक्टिवली। काफ़ी फंसाया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा पेयर है जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों प्रेजेंट होता है। तो देखो, किसी भी क्लोज पैकिंग के लिए, इसको डिटेल में देखते हैं। काफ़ी कंफ्यूजियस क्वेश्चन है, क्लियर कंसेप्ट जल्दी दे है, आसान बात को जानना है। तो किसी भी क्लोज पैकिंग के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला है 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला होता है n, जहाँ n क्या है तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ स्फीयर, स्फीयर है तो एटम्स मोलिक्यूल साइन जो कहो पर यूनिट से। ठीक, अब यह टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सीधा सीधी एक कंसेप्ट को फ्रेशली याद रखना है कि इसको फॉलो करेगा कौन, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एवं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यानी यह तीनों के तीनों टेट्राहेड्रल वॉइड भी रिप्रेजेंट करेगा और ऑक्टाहेड्रल। बस इस तीन को याद रखना है। होता क्या है, सिंपल क्यूबिक क्यों नहीं कर पाता है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए n का वैल्यू होगा 1, तो अब n का वैल्यू 1 होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 × 1 2 हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 आ जाएगा, जो पॉसिबल होता नहीं है, यानी रेगुलर वॉइड फॉर्म्ड हो जाता है। फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए तो n का वैल्यू हम लोग nz जो निकालते थे 2 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 आएगा, जो इरेगुलर वॉइड फॉर्म करता है। इसलिए सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम टू सेम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों के दोनों वॉइड जिसमें प्रेजेंट होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एवं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा सी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो आंसर क्या होगा सी। यहाँ भी इरेगुलर वॉइड फॉर्म्ड होता है। उम्मीद तक क्लियर जरूर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन रह जाए तो उसको क्लियर कर लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस साल डाला हुआ था बोर्ड एग्जाम में। ये फॉर्मूला याद रखना है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए फॉर्मूला है 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बोर्ड एग्जाम 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2। तो ऐसे तो क्लास में एक ट्रिक भी बताए हुए हैं, लेकिन वो 100% परफेक्ट ट्रिक था नहीं, लेकिन उस ट्रिक में इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम 12 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर को जानने के लिए उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सोडियम ऑक्साइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एज एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, in which the oxide ion forms cubic structure
and the sodium ion occupy all the tetrahedral hole. तो टेट्राहेड्रल होल में सोडियम आयन प्रेजेंट होता है और क्यूबिक स्ट्रक्चर में कौन प्रेजेंट है? ऑक्साइड आयन प्रेजेंट। हेंस द ऑक्साइड आयन is surrounded by 8 sodium ion and each sodium ion is surrounded by 4 oxide ion. Hence the coordination number for sodium क्या हो जाएगा? तो ऑक्साइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 सोडियम आयन एंड इज सोडियम आयन सराउंडेड बाय 4 ऑक्साइड आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सोडियम आयन के लिए 4 और ऑक्साइड आयन के लिए 8। तो क्वेश्चन हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो यह उस ट्रिक से भी काम आ जाएगा जहां हम वैलेंसी के आधार पर एक ट्रिक बता दिए हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पैरामैग्नेटिक मोमेंट इज मैक्सिमम। Which paramagnetic unpaired electron containing atoms molecules पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें पूछ रहा है कि किसका पैरामैग्नेटिक मोमेंट म्यूएस का वैल्यू अधिक है। तो एनो के लिए सीधा सीधी तेजी में अपना कंसेप्ट, एनो के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े थे उसी के कंसेप्ट से निकल जाएगा आंसर। तो 15 के लिए तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब सिग्मा 2px पहले आ जाएगा, बाद में चला जाएगा यहाँ सिग्मा। तो पेयरिंग होगा तो सिग्मा 2px पहले आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा 2px तब पाई 2py पाई 2pz। अब 2 4 6 8 10 12 14 पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। 15 इलेक्ट्रॉन हो गया जिसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए यह 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तब इसके लिए म्यूएस का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 +2 यानी √3 bm। फिर उसी तरह सभी का चेक कर लेंगे जिसका मैक्सिमम आ जाए वैल्यू एनो प्लस। तो एनो प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 7 8 15 1 - 14 हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज मारेगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2py 2 पाई 2p z2 सिग्मा 2px पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2px। तो 2 4 6 8 10 12 14। अब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो म्यूएस इसका क्या हो जाएगा? 0। तो अभी इस दोनों में एनो का आंसर सही लग रहा है, लेकिन O2 तब O2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px2
पाई टू पी वाई टू, पाई टू पी जेड टू, पाई स्टार टू पी वाई वन, पाई स्टार टू पी जेड वन। तो 2 4 6 8 10 12 14 16। अब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 × 2 + 2, तो √8। अब फिर सेम पैटर्न पर O2 माइनस के लिए चेक कर लेंगे, तो O2 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p x2, पाई 2p y2, पाई 2p z2, पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p z। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन बच पाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 17। अब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी, तो ये भी √3 देगा। तो सबसे अधिक मैग्नेटिक मोमेंट किसका आ रहा है? O2 का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, O2। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म? कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है क्रिस्टल या किसी भी सब्सटेंस का 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है। दूसरा है हमारा डायामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, मैग्नेट के द्वारा रिपेल्ड होगा। तीसरा है हमारा फेरोमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होगा। और सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, जिसके कारण ही परमानेंट मैग्नेटिज्म रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा एंटीफेरो। एंटीफेरो भी है सारा के सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नंबर है तो मैग्नेटिक मोमेंट को 0 कर देगा, जिसके कारण ही मैग्नेट के द्वारा रिपेल्ड होता है, अट्रैक्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में अनइक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के द्वारा। तो यही 5 कैरेक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाया जाएगा। अब इसमें से क्रोमिक ऑक्साइड जो है CrO2, यह फेरोमैग्नेटिक का बेस्ट एग्जाम्पल है। फेरोमैग्नेटिक है, इसका यूज भी होता है साउंड रिकॉर्डिंग में। इट इज यूज्ड इन
साउंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो टेप। तो क्रोमिक ऑक्साइड एग्जाम्पल है फेरोमैग्नेटिज्म का, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। लेकिन नेक्स्ट MnO2, बाकी भी लिख दे रहे हैं। MnO2 एग्जाम्पल है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक का। Fe3O4 फेरसोफेरिक ऑक्साइड एग्जाम्पल है फेरी मैग्नेटिक का। तो सभी को याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम 20 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 22 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक और रहा V2O5 डायामैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच एमोंग द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, इसमें से कौन फेरोमैग्नेटिक है। तो फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कौन क्या है, सो अभी ठीक पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 27 में हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हुए हैं। अब फेरोमैग्नेटिक का कुछ हम एग्जांपल डाल देते हैं, यहीं से आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। तो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर आयरन रिप्रेजेंट करता है, कोबाल्ट रिप्रेजेंट करता है, निकेल करता है, क्रोमियम करता है, गैडमियम, ये गैडमियम है, गैडमियम कह रहे हैं, गैडोलिनियम है, और क्रोमिक ऑक्साइड भी रिप्रेजेंट करता है, क्रोमियम ऑक्साइड। तो अब क्रोमियम ऑक्साइड हमको ऑप्शन में दिख रहा है, कोबाल्ट भी दिख रहा है, निकेल भी दिख रहा है, दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल, आंसर डी हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ढंग से तैयार कर लेने पर ऑब्जेक्टिव आसानी से पूरा के पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिवाइस फाउंड व्हेन जर्मेनियम इज डॉप्ड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियम। तो देखो सेमीकंडक्टर के रूप में हम लोग दो एग्जाम्पल को मेनली जानते हैं, बोरॉन और सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेन। अब इसमें जो सेमीकंडक्टर हम लोग दो टाइप का पढ़ते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटी एडिंग को यानी डोपिंग को कहते हैं। अब डोपिंग में हमारे पास दो टाइप का कंडीशन तैयार होता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप जो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और पी टाइप मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना भी टेंशन नहीं, यहाँ सीधा सीधी एन टाइप, एन जो है रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में निगेटिव को, और पी रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में पॉजिटिव को। अब निगेटिव यानी हम डोपिंग के रूप में, एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटी के रूप में दो ग्रुप ऑफ एलिमेंट को ऐड करते हैं, एक ग्रुप 13 और एक ग्रुप 15। तो ग्रुप 13 पॉजिटिवली होता है, ग्रुप 15 निगेटिवली होता है। तो ग्रुप 15 जब ऐड होगा तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, ग्रुप 13 का एलिमेंट जब ऐड करेंगे तब पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप 13 में भी जनरली हम लोग पी टाइप में बोरॉन, गैलियम और इंडियम को इम्प्यूरिटी के रूप में मिक्स करते हैं, और इसमें फॉस्फोरस और आर्सेनिक को जनरली हम इम्प्यूरिटी के रूप में मिक्स करते हैं। तो
निगेटिव पार्ट ऑफ क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन द डिवाइस फाउंड व्हेन जर्मेनियम इज डॉप्ड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियम तो इंडियम पी टाइप है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है। तो इंडियम या बोरॉन या गैलियम अब कोई भी क्वेश्चन रहे वह किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन नंबर 29 नीट के 93 में पूछा भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फिर मिक्स ए पेंटावैलेंट। अब ऊपर वाला में ही हम थोड़ा सा इसको जो है तो ये ग्रुप 15 पेंटावैलेंट होता है। अब इसी से हमारा इसका कंसेप्ट मिल जाएगा। तो इफ यू मिक्स ए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम द टाइप ऑफ सेमी, तो पेंटावैलेंट यानी ग्रुप 15 को हम मिक्स कर रहे हैं। तो ग्रुप 15 को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा किस टाइप का सेमीकंडक्टर तैयार होगा, एन टाइप का। ऊपर सारा का सारा कंप्लीट डिस्कस्ड किया हुआ है। तो यह टोटल सेट क्लियर हो गया। यानी सीधा कंसेप्ट याद रखना है कि ग्रुप 13 ऐड हो तो पी टाइप और ग्रुप 15 ऐड हो तो एन टाइप। ग्रुप 15 का एलिमेंट नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक सब निगेटिवली चार्ज है शुरू का, और ग्रुप 13 का सब पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली के लिए पी टाइप, निगेटिवली के लिए एन टाइप। उम्मीद करते हैं आराम से समझ में आ जाएगा, जो प्रॉब्लम हो उसको क्लियर